minutes. Now try to conclude as early as possible. Yeah. सम्मान्य No, sit down. अरे what are you doing? Sit down. भूपेंद्र यादव. सम्मान्य सभापति महोदय, मैं जो You are not working विषय अपनी चर्चा कर रहा था, मेरा ये कहना है कि जो 9 फरवरी का दिन था, वो 9 फरवरी का दिन क्या था? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जिस सांस्कृतिक कार्यक्रम को करने का तय किया गया था, उसके लिए 9 फरवरी का दिन क्यों चुना गया था? आज कांग्रेस के लोग, आज वामपंथी विचारधारा के लोग ये कहते हैं कि 9 फरवरी को उनकी अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हुआ, पर 9 फरवरी के जिस कार्यक्रम के लिए कांग्रेस के राहुल गांधी गए थे, जिसके समर्थन को बाद में सभा की गई उसके लिए गए थे, उनको ये पूछना चाहिए कि 9 फरवरी को कौन सी अभिव्यक्ति की आजादी थी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि 9 फरवरी का जब कार्यक्रम हुआ और उसका विद्यार्थी परिषद ने जब विरोध किया, तो 10 फरवरी को डीएसयू ने पर्चा इशू किया, एसएफआई ने पर्चा इशू किया, जवाहरलाल नेहरू छात्र संघ ने भी पर्चा इशू किया। लेकिन 9 फरवरी के लिए जो पर्चा मांगा गया था, जो पर्चा बटा था, उसमें क्या लिखा गया था? मैंने उसकी कुछ पंक्तियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में कही गई थी वो प्रारंभ में पढ़ के सुनाई थी, लेकिन उस पर्चे के अंत में जो अपील की गई थी, उस अपील को जो इस पर्चे में जिस पर इस देश की संसद को ध्यान देना चाहिए, उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। उसमें लिखा था, द स्लोगन कश्मीर इज एन इनएलिजिबल पार्ट ऑफ इंडिया इज गिवन बाय द रूलिंग क्लास इन द इंटरेस्ट ऑफ प्लंडरिंग. नो मार्क्सिस्ट can support this slogan. It is essential duty of the Marxist to accept the right of self-determination by every nationality. On the question of Kashmir, Nagas, etc., the Marxists should express their support in favor of fighters, Comrade Charu Mazumdar. और उसके बाद इसमें अपील लिखी गई थी, We appeal to you to join a cultural evening in rage against the occupation of Kashmir by the Indian state and in solidarity with the struggle of the people of Kashmir for their inalienable right to self-determination. मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि 94 में इस संसद ने प्रस्ताव पास किया कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारत की फौजों ने कश्मीर पे अपना बलिदान दिया। राष्ट्रीय एकता के सपने को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे हमने विश्वविद्यालय की देश में स्थापना करी, और उसमें जिस 9 फरवरी के कार्यक्रम की अपील की गई है, अगर सरकार उस पर एक्शन लेती है तो आप उसको कहते हो अभिव्यक्ति की आजादी पे हमला हो गया? क्या इस तरह के दोहरे मापदंड हमको अपनाने पड़ेंगे? क्या इन दोहरे मापदंडों पे हम अपनी राजनीति को खेलना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि विश्वविद्यालय सबका है। हम ये चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में सारी राजनीतिक विचारधाराएं पनपें। हम ये चाहते हैं कि विश्वविद्यालय के लोकतांत्रिक वातावरण में सारे राजनीतिक संगठनों को काम करने का अवसर मिले। पर यह कौन कहेगा कि विश्वविद्यालय में 9 फरवरी को इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय को जुडिशियल किलिंग कहा जाए, कश्मीर और अफजल गुरु को महिमा मंडित किया जाए, और आप कहेंगे ये अभिव्यक्ति की आजादी है? क्या भारत की संप्रभु सरकार को उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने का अधिकार नहीं है? क्या जवाहरलाल नेहरू छात्र संघ के अध्यक्ष को जो पत्र निकला है, वो ये कहने का अधिकार है उस पत्र में कि 9 फरवरी का कार्यक्रम, 9 फरवरी के कार्यक्रम को रोका गया? आनंद शर्मा जी पूछ रहे हो कौन सा पत्र है, वो भी मैं पढ़ता हूं। और इसके रिकॉर्ड की जांच करनी चाहिए, और इसके रिकॉर्ड की जांच करनी चाहिए। लेकिन जॉइंट प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन एट एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक 11 फरवरी थर्सडे 2:30 PM, ये अपील निकली। इस अपील में जेएनयू के प्रेसिडेंट का नाम लिखा है, उनके नाम से अपील लिखी। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, फॉर 3 years in a row the ABVP has attacked any program that protested against the hurried execution of Afzal Guru, a nervous attempt by the Congress government in the face of rising right-wing tendencies.
इसका मतलब जो 9 फरवरी का कार्यक्रम था उसका आप समर्थन कर रहे थे? कोई छात्र संघ इसका समर्थन कर सकता है? अगर किया है तो क्या देश की सरकार को इसका जांच करने का अधिकार नहीं है? क्या हम संप्रभु राष्ट्र के नाते जिन विश्वविद्यालयों से हम ये अपेक्षा करते हैं कि वहां पर भारत की राष्ट्रीय एकता के, भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान के विषयों को पढ़ाया जाएगा, क्या उसके बारे में हम जांच नहीं करेंगे? महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि महाभारत में जब गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में कौरव और पांडव पढ़ते थे और जब बाहर से हमला हुआ तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति आप पे हमला करता है, यहां बाहरी से मतलब देश की एकता और अखंडता के लिए अगर हमला करता है, तो तुम 100 और 5 नहीं हो, आपको कहना पड़ेगा वयम पंचाधिक शतम। जब देश की संसद कश्मीर के ऊपर संकल्प पास करती है, हमारे सैनिक कुर्बानी देते हैं, पार्लियामेंट के सिक्योरिटी मैन कुर्बानी देते हैं, और देश के प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर देश की सारी सरकारें उसके प्रति एक रास्ता और एक स्वर का भाव रखती है, तो उस कार्यक्रम की जांच करने का अधिकार यह देश की सरकार को है। इसको हम स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के नाम पर राजनीति के खेल से ना खेलें, और इसलिए वयम पंचाधिक शतम के भाव से ही पूरा देश आगे चल रहा है। महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रभक्ति की परिभाषा हम गढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के हर आदमी, हर व्यक्ति ये जानता है कि राष्ट्रभक्ति की परिभाषा पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं हो सकती। हम सब जानते हैं कि गो इंडिया बैक ये राष्ट्रभक्ति की परिभाषा नहीं हो सकती। हम सब ये जानते हैं कि भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ये राष्ट्रभक्ति की परिभाषा नहीं हो सकती। हम ये जानते हैं कि जिनको फांसी लगाई गई उनका नाम लेकर कहा जाए कि हम शर्मिंदा हैं कि तेरे कातिल जिंदा हैं। मुझसे कह रहे हैं, आप पूछ रहे हैं आनंद जी किसने लगाए? यही तो 9 फरवरी की जांच का विषय है। आप जांच होने क्यों नहीं दे रहे? आप उसके लिए आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। आप माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं, अगर जांच हो रही है तो सदन एक मत से कहे कि 9 फरवरी की जांच हो। आनंद जी, आप कहिए 9 फरवरी की जांच होगी, और जब तक 9 फरवरी की जांच होगी तब तक इसका राजनीतिकरण नहीं होगा। न्यायालय अपना काम करेगा। 9 फरवरी की जांच होना ये हमारा सबका अधिकार और हमारा सबका विषय है। नो कमेंट्री प्लीज। सम्माननीय उपसभापति महोदय, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देशद्रोह का सम्मान करने वालों को कम से कम प्रश्रय देकर देश में राजनीति को कोई नई व्याख्या ना करें। और मैं अंत में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे बड़े विश्वविद्यालय, और लगातार मेरे पास एक सूची है कि 2010 से लेकर लगातार दलित छात्रों ने सुसाइड किया है। मैं बाबा साहब के उस विषय को मानता हूं जिसमें उन्होंने एक संदेश दिया था कि शिक्षित बनो, शिक्षित बनो और समर्थ बनो। मैं कहना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय सबके हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, उसमें भी कम से कम दलित और पिछड़ों का जो 45% है फैकल्टी से लेकर स्टूडेंट उसमें होने चाहिए। देश के गरीब को, देश के दलित पिछड़े को उसमें पढ़ना चाहिए, जो 45 साल से आपने नहीं किया है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि छात्रों के दृष्टिकोण में नयापन आना चाहिए, लेकिन राष्ट्रभक्ति और देश के जीवन मूल्य और सामूहिक नागरिक धर्म की परिकल्पना ये हमारे विषयों में आनी चाहिए। महोदय, सुबह से एक विषय चला था और मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि हमने देश के प्रतीक के रूप में हमने अशोक चक्र को माना है। आखिर ये अशोक चक्र हमारे देश में गतिशीलता का परिचायक है। संसद के वाद विवाद हमेशा देश सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो, इसके लिए गतिशीलता का आह्वान करते हैं। और इसलिए मैं आज ये कहना चाहूंगा कि 9 फरवरी के संदर्भ को, उससे जुड़े हुए घटनाक्रम को कम से कम एक निष्पक्ष जांच जो सरकार कर रही है उसको करने के लिए सरकार का समर्थन और सहयोग करना चाहिए। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से लेकर के देश के जितने भी विश्वविद्यालयों में समाज के हर वर्ग को पढ़ने के लिए और सामाजिक न्याय की संकल्पना को पूरा करने के लिए जो अवसर हम अभी तक नहीं दे पाए हैं, उन अवसरों की भी उपलब्धता करानी चाहिए। सभापति, उपसभापति महोदय, मैं आखिरी विषय कहना चाहूंगा, हम पे सेडिशन का आरोप लगाने की बात करने वाले कम से कम इस बात को ध्यान रखें कि 1962 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। एक कम्युनिस्ट लीडर केदारनाथ सिंह पे केवल इस बात के लिए सेडिशन लगा दिया गया कि उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट अच्छा कार्य नहीं कर रही है। 1974 में देश में अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार को किसने छीना था, यह हम सब लोग जानते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, हमने भी
पिता के पत्र पुत्री के नाम पढ़े हैं, जिसमें सामूहिक और वैश्विक नागरिक बनने की परिकल्पनाओं का बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है। लेकिन यह पत्र अगर कांग्रेस के वर्तमान लोग पढ़ते तो कम से कम 9 फरवरी के समर्थन में प्रदर्शन करने नहीं जाते। थैंक यू मैम। गुलाम नबी आजाद। माननीय चेयरमैन साहब,